हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आज हम क्लास 12th का सॉलिड स्टेट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉलिड, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि सॉलिड जिनका शेप और वॉल्यूम फिक्स होता है, तो सॉलिड स्टेट को जानने से पहले हम कुछ एक मैटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ताकि एक बेस क्लियर हो सके आपका सॉलिड स्टेट तक जाने के लिए। तो चैप्टर का नाम आपका क्लास 12th का एक फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। जैसा कि आपको बताया कि सॉलिड स्टेट जाने से पहले एक हल्का सा एक मैटर के बारे में जानने की थोड़ी सी कोशिश हम करते हैं। मैटर या पदार्थ, जिसे हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। तो मैटर हर एक वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका अपना एक मास हो, उसे हम बोल देते हैं मैटर। तो substances having mass and occupy space स्पेस को जो ऑक्यूपाई करता है, यानी स्थान घेरता है, उसे हम मैटर बोल देते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ह्यूमन बींग्स एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? मैटर। अब अर्थ की सरफेस पे मैटर, एक्चुअली अर्थ की सरफेस पे मैटर जो होते हैं वो तीन स्टेट ऑक्यूपाई करते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि मैटर की और भी स्टेट्स होती हैं, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, ये सारे आप लोग जानते होंगे। लेकिन अर्थ की सरफेस पर, अर्थ सरफेस है ना, अर्थ सरफेस जो मैटर होता है वो तीन स्टेट ऑक्यूपाई करता है। स्टेट ऑफ मैटर है ना, किस पे? अर्थ की सरफेस पे। वो तीन स्टेट कौन कौन सी होती हैं आप जानते होंगे: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये आपकी स्टेट होती है मैटर। इन स्टेट्स को जानने से पहले हम मैटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने की कोशिश करेंगे कि मैटर एक्चुअली कौन सी विशेषताओं को शो करते हैं। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एक हल्का सा जानने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला, जो जो भी मैटर आपका होता है वो कुछ टीनी सब्सटेंसेस या कांस्टेंट पार्टिकल्स हम इसे बोलते हैं, वो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन से मिलकर बना हुआ। तो कोई भी जो मैटर्स होगा वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनमें से किसी से मिलकर क्या हो सकता है? बना होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है आपके मैटर की, कि जो मैटर होता है, अभी आपको बताया कि जो क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन से मिलकर बना होता है। इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है ना? एम्प्टी स्पेस occurs between these particles। अब बार बार हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और को नहीं लिखते, इसलिए हम क्या बोलेंगे? पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स कौन कौन से? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तीसरा, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ये कंटिन्यूअसली आपके मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, यानी कि रेगुलरली मूव करते रहते हैं, रेगुलर मूवमेंट दिखाते हैं। कौन? आपके ये कुछ विशेषताएं होती हैं आपके मैटर्स की। जो मैटर होता है आपके छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन से मिलकर बना होता है। इन एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बीच कुछ खाली स्थान होता है, और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस रेगुलरली क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। तो जो एम्प्टी स्पेस होता है इनके बीच का जो खाली स्थान होता है, इस स्पेस को ही हम बोल देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अभी हम आपको बता चुके थे कि जो मैटर्स होते हैं वो अर्थ की सरफेस पर तीन स्टेट्स को सिर्फ ऑक्यूपाई करता है: लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कोई भी मैटर कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है, वो सॉलिड फॉर्म को एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म को एग्जिस्ट करता है, या फिर गैसियस फॉर्म को एग्जिस्ट करता है,
उसका इन स्टेट्स को ऑक्यूपाई करने के पीछे कुछ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिन फैक्टर्स के कारण ही वो क्या करता है, आपके सॉलिड फॉर्म को आगे कर सकता है या फिर लिक्विड या गैसेस। तो वो दो फैक्टर्स आपके कौन से होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन फैक्टर्स को आपको ध्यान देना चाहिए। पहला फैक्टर होता है आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा होता है आपका थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। जैसा कि आप वही ने बताया कि जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, उन एटम्स के बीच क्या होता है, कुछ खाली स्थान होते हैं। उस खाली स्थान, उस खाली स्पेस को हम बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, ये रेगुलरली एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो जो अट्रैक्शन फोर्स इन एटम्स को एक दूसरे में जोड़े रखने का जो काम करता है, उस फोर्स को हम बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर आ रही है बात समझ में आपके, कि जो एटम्स होते हैं, उन एटम्स को जोड़े रखने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि जो एटम्स होते हैं वो रेगुलरली मूव करते रहते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं। तो उस गति करने के कारण क्या होता है भाई, कि एक एनर्जी जनरेट हो जाती है। उस एनर्जी को ही हम क्या बोल देते हैं, थर्मल एनर्जी बोल देते हैं, थर्मल एनर्जी। तो यहाँ से एक हल्का सा, एक छोटा सा हम रिलेशन बना लेंगे थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो देखिए, जब हमने कहा कि जो थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी, जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई किसी भी सब्सटेंस पे जब एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा कि एटम्स क्या करने लगेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी फिर जो, या फिर हम बोले जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है एटम्स के बीच, जो खाली स्थान, वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। यानी कि एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होगा, जो खाली स्थान होगा, वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे, तो उसका स्पेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगा, वो कम होता जाएगा। यानी कि थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा, यानी कि वीक होता जाएगा। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये आपका रिलेशन बन गया थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में। तो इन दोनों रिलेशंस को आपको अब इन पर क्या करना है, इन्वॉल्व करना है। इसी बेसिस पे आपको क्या करेगा, कोई भी सब्सटेंस आपका सॉलिड फॉर्म को एग्जिस्ट करेगा या फिर लिक्विड को या फिर गैसियस। देखते हैं कैसे। जैसा कि आपको भी बताया कि जो एटम्स होते हैं, या सॉरी जो मैटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। तो सपोज कीजिए कि कुछ एटम्स को मैं यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इज दैट क्लियर, कुछ इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, हमने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जो एटम सॉलिड होंगे, तो सॉलिड में क्या होगा भाई, जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, बहुत हाई होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होता है, यानी कि उसकी थर्मल एनर्जी बहुत कम होगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई है तो थर्मल एनर्जी क्या होगी, कम, उनकी एनर्जी कम होगी। आई बात समझ में। और एनर्जी कम होगी तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या होगा, कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसी को बोलेंगे, दो एटम्स के बीच का जो खाली स्थान होगा उसे बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत क्या है, कम है, लगभग नेग्लिजिबल है, नगण्य मान लें। दूसरा, लिक्विड, अगर मैं इसमें टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और थर्मल एनर्जी बढ़ेगी तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका वीक हो जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वीक हो गया तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर बढ़ गया तो एटम्स क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और कुछ इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा कि एटम्स कुछ इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगर और टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो एटम्स क्या करेंगे, और तेजी से मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, और तेजी से बढ़ेगी। और इंटरमॉलिक्यूलर जब स्पेस बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा। यानी कि एटम्स
के बीच का जो खाली स्थान है वो और ज्यादा होता है। तो यहाँ से आपको कुछ पता चला होगा कि जो सॉलिड होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए जो सॉलिड्स होते हैं उनका सेफ और वॉल्यूम क्या होता है भाई, फिक्स होता है। आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें। दूसरा, अगर लिक्विड की बात करें तो इनका जो सेफ होता है वो क्या होता है, नॉट फिक्स। सेफ तो फिक्स नहीं होता, लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर है अमाउंट से, तो वॉल्यूम क्या होता है इनका फिक्स होता है। जैसे आपने दूध को देखा होगा, दूध को अगर लोटे में रखेंगे तो उसकी अमाउंट, एक सपोज करो 1 लीटर दूध दिया मैंने, अगर मैंने उस 1 लीटर दूध को बोतल में रख देता हूँ, बोतल की सेफ लेगा, यानी कि वो सेफ फिक्स नहीं है। और अगर लोटे में डाला तो लोटे का सेफ ले लेगा, लेकिन आयतन जो उसका वॉल्यूम था वो तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। 1 लीटर था, जग में भी 1 लीटर था और लोटे में भी 1 लीटर रहेगा। और गैसेस में क्या होगा, इनका सेफ एंड वॉल्यूम बोथ नॉट फिक्स, दोनों क्या नहीं होंगे, इनमें फिक्स नहीं है। दूसरा, ये रिजिडिटी को शो करते हैं, और जो ये होते हैं लिक्विड होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को शो करते हैं। वैसे ही गैस भी क्या करते हैं, आपकी फ्लूइडिटी को दिखाते हैं, बहाव का गुण होता है इसमें, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कठोर होता है, रिजिड मतलब कठोर, ठीक है भाई। फ्लूइडिटी, और फ्लूइडिटी भी कैसी होती है, हमेशा ऊपर से नीचे को जा रही है, ऊपर से नीचे को। इनकी फ्लूइडिटी कैसी होगी, हर एक डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी आपकी मैटर के बारे में, और इस मैटर के बेस पे ही हम आप क्या करने वाले हैं, आपको क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉलिड अब आप समझ चुके होंगे कि सॉलिड क्या होता है, कि जिनका सेफ और वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, ये कठोर होते हैं, ठीक है। हमने इस बेसिस पे थोड़ा मैटर के बारे में भी हल्की सी जानकारी देखी। आप पॉज करके इस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका मेन टॉपिक है, मेन चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड अभी हम अच्छे से पढ़ चुके थे कि सॉलिड जो होता है या फिर कोई मैटर की जो स्टेट होती है वो आपके दो फैक्टर्स पर क्या होती है भाई, इन्वॉल्व होती है या डिपेंड होती है। वो फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, आपके थर्मल एनर्जी और आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉलिड होता है उन पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम, या फिर थर्मल एनर्जी बहुत कम, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी जो मैटर होता है वो सॉलिड फॉर्म को एग्जिस्ट करता है। तो क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो सॉलिड स्टेट पर ही क्या है, आधारित है, या फिर इस चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है। लिक्विड स्टेट को आप क्लास 11 में पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे आपने चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, कई तरह के गैसियस लॉ पढ़े होंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब चीज अगर आपको याद आ रहा हो तो आप इन चीजों को पहले भी पढ़ चुके हैं। सॉलिड, तो सॉलिड का हम सीधा देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। जनरली जो सॉलिड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जिसे हिंदी में क्रिस्टलीय ठोस भी बोलते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एक क्रिस्टल की शेप में क्या कर रहे होंगे, एग्जिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन इन दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्चुअली होते क्या है, जैसा मैंने आपको बोला कि जो मैटर्स होता है चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, वो किसी न किसी टिनी कांस्टेंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और कांस्टेंट पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं आपके, वो या तो एटम्स हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकता है, या फिर वो आयंस हो सकता है। आई बात समझ ली।
कांस्टेंट पार्टिकल्स, यानी कोई भी जो एटम्स, कोई भी जो मैटर होता है वो इन्हीं 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इसे हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड हम किसे बोलते हैं कि रेगुलर 3 डायमेंशनल, रेगुलर 3 डायमेंशनल arrangement of constituent particles in long range order। ठीक है भाई, या फिर हम इसे बोल देंगे रेगुलर, और आप शॉर्ट में जानना चाहें तो रेगुलर हम बोल सकते 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न। किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी समझाते हैं आपको क्या चीज है। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसमें रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in short range order। ध्यान से देखिए इन शब्द को, शॉर्ट रेंज ऑर्डर और यहाँ पे लिखा है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। या फिर हम इसे शॉर्ट में लिख लूं तो मैं बोलूंगा इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles। समझते हैं क्या आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और क्या आपके एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं। जैसे कि आपको बोला मैंने कि रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जो हमारी कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, जब हम बोलेंगे तो एटम का, किसी भी एटम का 3 डायमेंशनली रेगुलर मैनर में क्या करना, अरेंज होना, रेगुलर मैनर में अरेंज होना, उसे ही हम बोल देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि किसी भी एटम का एक 3 डायमेंशनली इरेगुलर ऑर्डर, वो कैसे भी रैंडमली आपके क्या हो सकते हैं, लग सकते हैं, उसे हम बोलेंगे एमोर्फस सॉलिड। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने योग्य है, जो 3D होता है, इसलिए 3D एक्चुअली होता है क्या है, 3D का मतलब होता है 3, जहाँ पे 3 एक्सिस आपकी इन्वॉल्व हो रही हो, एक्स, वाई और जेड, यानी कि जहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें जहाँ हो रही हो, एक्सिस हो रही है, उसे बोलते हैं 3 डायमेंशन। एक रोचक तथ्य यह है कि आपकी जो आंखें होती हैं वो सिर्फ 2D होती है। क्या होती हैं? 2D। वो एक साथ तो लंबाई और चौड़ाई को देख सकती हैं, या फिर लंबाई और ऊंचाई को देख सकती हैं, या फिर ऊंचाई, या फिर हम बोले ऊंचाई और चौड़ाई को देख सकती हैं। वो एक साथ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजों को एक साथ नहीं देख सकती। अब आप बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं होता, हम तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई किसी भी आदमी को देख के उसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को बता सकते, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं। उसे देखने के लिए आप कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशन बोले तो अपने साथ कुछ प्रयोग करते हैं, या फिर उस ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं जिसे आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सपोज कीजिए मैं एक बुक का एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। सपोज कि ये बुक है, तो अगर इस बुक को कुछ इस तरह से रख दूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है ना भाई, इतनी लंबी है और इतनी चौड़ी है, आपको दिख रहा होगा। अगर आप इसे सामने से देख पा रहे हो तो आपको इतनी लंबी और चौड़ी दिख रही है, लेकिन इसकी ऊंचाई आपको पता नहीं कितनी हाइट इसकी लगेगी, क्योंकि आप इसको सामने से देख रहे हैं। इसकी ऊंचाई को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, या तो इस वस्तु को बदलना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के एंगल को आपको चेंज करना पड़ेगा, या फिर अपनी आंखों के एंगल, इस ऑब्जेक्ट को हम स्टैंडर्ड मान लें या फिर कांस्टेंट कर दें, और इसके बाद इस पे अपनी आंखों का क्या करें, एंगल चेंज। तो हमारी आंखें जो होती है वो 2D ही क्या होती हैं, देख सकते हैं, 3D नहीं। 3D देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ऑपरेशन, या फिर अपनी आंखों के जो एंगल है उस एंगल के साथ कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, तभी आप लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज थी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, हालांकि आपको अभी समझ में अच्छे से आया नहीं होगा, इसको हम आपको
समझाते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए सपोज कीजिए आपके पास जो कांस्टेंट पार्टिकल्स यानी कि एटम्स हैं, वो एटम्स दो तरह के हैं, दो तरह के एटम्स हैं ए और बी, ए और बी, या फिर हम बोले एक्स और वाई। चलिए एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। इस एक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वाई पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक। जब मैं 3D की बात की तो एक्स और वाई का मतलब एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस क्या हो रही होंगी, वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होंगी। मैंने बोला कि जो एटम्स हैं हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं, एक्स और वाई। एक्स पर पॉजिटिव चार्ज है और वाई पर एक नेगेटिव चार्ज है। तो अगर एक्स और वाई कुछ इस तरह से जुड़ रहे हैं कि एक्स प्लस वाई नेगेटिव, एक्स प्लस वाई नेगेटिव, एक्स प्लस वाई नेगेटिव, वाई नेगेटिव, एक्स प्लस वाई नेगेटिव, एक्स प्लस वाई नेगेटिव, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई नेगेटिव, एक्स प्लस वाई नेगेटिव, एक्स प्लस वाई नेगेटिव। तो दिख रहा होगा आपको कि रेगुलर पैटर्न चल रहा है। अभी लंबाई चौड़ाई इसके ऊपर आएगा, फिर एक्स के ऊपर वाई, वाई के ऊपर एक्स, क्योंकि 2D है, सरफेस 2D है। 3D के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर ऊंचाई लगानी पड़ेगी। तो ये 2D के मैं आपको एग्जांपल दिख रहा होगा कि x के बाद y, y के बाद x, x के बाद y, तो ये पैटर्न चल रहा है। रेगुलर ये पैटर्न क्या कर रहा है, चल रहा है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर चल रहा है। इसे बोलेंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर एटम्स कुछ इस तरह से क्या हो रहे हैं आपके, अरेंज हो रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बोलूं x प्लस वाई नेगेटिव, x प्लस वाई नेगेटिव, और दूसरे बाद यहाँ पे आ गया वाई नेगेटिव, यानी कि ऑर्डर क्या था, थोड़ी देर तक तो चला, यानी कि शॉर्ट रेंज तक चला, थोड़ी देर तक चला, उसके बाद से अपनी जो पोजीशन थी उसके बाद क्या हो गया, डगमगा गया। अपने जो वसूल थे उन वसूलों पे क्या नहीं कर चल नहीं पाया। थोड़े दिन तक तो इसने क्या किया कि भाई पहले दिन में किताब पढ़ूंगा, दूसरे दिन किताब पढ़ूंगा, लेकिन तीसरे दिन उसने बोला नहीं, हो गया, ठीक है। जबकि एक क्या है, कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, पैटर्न चलता जा रहा है। इसे बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसे बोल देते हैं अमोर्फस सॉलिड, या फिर हम इसे ऐसा ही बोल सकते हैं। देखिए कि एटम्स कुछ इस तरह से, देखो रेगुलर मैनर में चल रहे हैं, एक के साथ एक, जबकि यहाँ पर कुछ इस तरह से एटम्स कहीं भी क्या हो जा रहे हैं, अरेंज हो जा रहे हैं। तो इसे बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसे बोल देंगे एमोर्फस सॉलिड। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को टैबुलेट करते हैं, और इन दोनों में एक डिफरेंस जानने की हम कोशिश करते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में और एमोर्फस सॉलिड में। वैसे तो आप जान ही चुके होंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो ऑर्डर होता है वो 3 डायमेंशनली होता है, और वो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है। जबकि जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसमें हमारे जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। एमोर्फस क्रिस्टलीय ठोस या फिर अक्रिस्टलीय ठोस, हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे बताया मैंने आपको कि रेगुलर 3 डायमेंशनल arrangement of constituent particles in long range order, long range order, ठीक है। वहीं एमोर्फस सॉलिड में क्या जाएगा कि रेगुलर 3 डायमेंशनल arrangement of constituent particles in short range order, short range order। आई बात समझ में। सपोज कीजिए वही अगर हम Na पॉजिटिव इसकी बात करते हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की बात करते हैं, जैसे इसमें Na पॉजिटिव फिर Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव।
फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखेगा ऑब्वियस सी बात है। और इसके बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिससे काम क्या करेगा, ये आपस में बहुत टाइटली बॉन्डेड होंगे और ये क्या हो जाएगा सॉलिड। ठीक है, जबकि इसमें ऑर्डर क्या होगा, रैंडमली कोई एटम कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। या फिर कुछ पहले इस तरह चला, उसके बाद ये एटम्स क्या हो गया, इधर आ गया, है ना। तो ये ऑर्डर क्या नहीं था आपका, एक रेगुलर ऑर्डर नहीं था, इरेगुलर ऑर्डर हम इसे क्या करते हैं, बोल सकते हैं। क्लियर आई बात समझ में? ओके। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा और मेन डिफरेंस यही है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इन्हें हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड। इंपॉर्टेंट है भैया, ट्रू सॉलिड्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं आपके ट्रू सॉलिड, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं सॉरी जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये स्यूडो सॉलिड्स या इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड क्या कर सकते हैं, इसे बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। स्यूडो का मतलब होता है भ्रम, यानी कि भ्रमित करने वाले, भ्रमित। ठीक है भाई, भ्रमित का मतलब आपको छल रहा है, जो वास्तव में लगते तो सॉलिड हैं, दिखने में तो कैसे होते हैं सॉलिड, लेकिन वास्तव में सॉलिड नहीं होते, वो होते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड मींस जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें एक ट्रू सॉलिड की तरह वो बिहेव नहीं करते। सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि उनमें लिक्विड की भी क्या होती है, टेंडेंसी होती है, और लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है कि इनमें एक बहाव का गुण, फ्लूइडिटी। अभी आपको बताया था मैंने एक पॉइंट, सॉलिड लिक्विड और गैस में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे तब हमने देखा कि ये क्या होते हैं, जो लिक्विड होता है फिर गैस होता है, उनमें क्या होता है आपका फ्लूइडिटी का क्या होता है, गुण होता है। जब ये लिक्विड में आ गया इसका मतलब जो सॉलिड है हमारा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही क्या है आपका ट्रू सॉलिड है, जो हमारे पास सॉलिड है वो सॉलिड नहीं है, वो सिर्फ सॉलिड की तरह दिखता है, फिर सॉलिड की तरह बिहेव करता है, वास्तव में वो सॉलिड नहीं होता। तीसरा पॉइंट है कि ट्रू सॉलिड होता है, बताया था आपको, ये ट्रू सॉलिड होता है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो ऑर्डर होता है वो एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। जब इनका रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है यानी कि इनमें जो एटम्स की जो क्या होगी वही व्यवस्था होगी, वो क्या होगी एक सिस्टमैटिक तरीके से होगी। ठीक है, उनके बीच का जो गैप होगा, उनके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, अच्छी बॉन्डिंग होगी। इसका मतलब उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प। ठीक है ना, जबकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज रेंज ऑफ ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज ऑफ ऑर्डर। बोलने का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आपका जो आयरन है, आयरन एक सॉलिड है, तो आयरन अगर सपोज कीजिए कि 800 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है या फिर 1300 डिग्री सेल्सियस, वैसे जनरली 1300 डिग्री सेल्सियस का होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का। तो आयरन अगर सपोज कीजिए कि 1300 डिग्री सेल्सियस पर पिघल रहा है, तो ऐसा नहीं कि हमारा जो आयरन होगा 1290 डिग्री सेल्सियस पर पिघलेगा, कभी 1290 पे पिघल रहा है या फिर कभी 1305 पर पिघल रहा है, ये डिफरेंस उस पर नहीं आएगा, वो हमेशा उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा। वो 1300 पे पिघलता है तो हमेशा 1300 पर ही पिघलेगा। जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें जो एटम्स होते हैं उनकी जो अरेंजमेंट होता है वो इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, वो कहीं भी किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। तो कहीं पर सपोज कि उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन कहीं पर ऐसा होगी उनकी बॉन्डिंग क्या होगी, वीक बॉन्डिंग होगी, तो वहां पर से वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। अगर हल्की सी में एनर्जी देते हैं तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, कहीं पर से वो बॉन्ड क्या करेगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा, कहीं पर से अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। तो इसीलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इन रेंज ऑफ ऑर्डर, बोलने का मतलब है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हम बोलेंगे कि 1200 से 1250 डिग्री सेल्सियस के बीच, वो 1200 पे भी पिघल सकता है, 1205, 1215, 1220 कहीं पर भी वो पिघल सकता है, 1200 से 1220 के बीच पर।
तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है रेंज ऑफ ऑर्डर होता है। इज दैट क्लियर? ओके। अब मोस्ट और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये एनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, एनआइसोट्रोपिक नेचर, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ये आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। अब ये एनआइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी क्या होती है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। इसे फटक से नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एनआइसोट्रोपी का मतलब होता है एनआइसोट्रोपी का जनरल मीनिंग है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अलग अलग दिशाओं में जाने पर, अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर जब कोई भी कंपाउंड या कोई भी जो सब्सटेंस है हमारा वो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। जैसे आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जैसे हिंदी में बोलते हैं अपवर्तनांक। जबकि आइसोट्रोपिक क्या हो जाएगा, आपका जो एमॉर्फस सॉलिड था वो क्या कर रहा है, आपका आइसोट्रोपिक नेचर को शो कर रहा है। तो आइसोट्रोपिक का मतलब सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी अलग अलग दिशाओं में जाने पर जब हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं तो उसे हम आइसोट्रोपिक नेचर बोलते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है वो आपका एनाइसोट्रोपिक नेचर शो करता है, जबकि जो आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आपका आइसोट्रोपिक नेचर को शो करता है। इसे समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, किस तरह से आपको इसको समझना है। देखिए मैं यहाँ पे दो मार्कर्स का यूज कर रहा हूँ, एक है ब्लैक ब्लू डॉट और दूसरा है ब्लैक होल। क्लियर है? तो चलिए ब्लू ब्लू एंड ब्लू, ब्लू 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 और ब्लू। वहीं देखिए ब्लैक होल ब्लैक होल ब्लैक ब्लैक ब्लैक, कुछ इस तरह से देखा होगा आपने अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कुछ इस तरह से ये आपका रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो जो एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि देखो इस डायरेक्शन में जाने के बाद आपको ब्लू के बाद क्या दिख रहा है, ब्लैक डॉट, ब्लैक के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ब्लैक और ब्लैक के बाद ब्लू। तो इसी डायरेक्शन में जाने पर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। जबकि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ, सपोज देखो यहाँ पे ब्लू के बाद ब्लू, ब्लू के बाद ब्लू आ रहा है, ब्लू के बाद ब्लू और ब्लू के बाद ब्लू। इस डायरेक्शन में अगर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, अलग फिजिकल प्रॉपर्टी शो करेगी। इस डायरेक्शन में अगर जाता हूँ देखो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर जो शो कर रहा है उसी को हम बोल देते हैं एनआइसोट्रोपिक नेचर। जबकि डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर अगर वह कंपाउंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है तो इसे हम बोलेंगे आइसोट्रोपिक नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड के कुछ एग्जांपल जैसे जितने भी आयनिक कंपाउंड होंगे आपका सोडियम क्लोराइड, KCl एटसेट्रा, ये सारे क्या आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल है। वहीं दूसरी ओर जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसके एग्जांपल क्या है आपके ग्लास और रबर, ग्लास और रबर। तो ये सब क्या है आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के कुछ क्या है आपके डिफरेंस। ठीक है ना? क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में आई होप कि आप सभी को डिफरेंस आ चुका होगा और आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट होता है इन लॉन्ग रेंज ऑर्डर,
जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो 3 डायमेंशन अरेंजमेंट होता है वो एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर में होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ट्रू सॉलिड्स, जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं स्यूडो सॉलिड्स या फिर सुपर कूल लिक्विड। सुपर कूल लिक्विड जैसा ही आपके किस सॉलिड्स की सॉलिड की श्रेणी यानी कैटेगरी में आया तो इसका मतलब जो हमारा एमॉर्फस सॉलिड था वो आपका क्या नहीं है भाई, सॉलिड नहीं है। वो सॉलिड जैसे दिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन वास्तव में सॉलिड नहीं। तीसरा हमने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो बहुत शार्प था। शार्प बोले तो वो एक मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, वो कभी वेरी नहीं करेगा, कंडीशंस पे क्या नहीं होंगी, अप्लाइड नहीं होंगी, वो हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पर ही क्या होगा, मेल्ट होगा। जबकि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं आपके एक रेंज ऑर्डर में, यानी कि लगभग लगभग क्या होते हैं वो आपस में 1200, सपोज कीजिए किसी का टेम्परेचर है तो हम एक रेंज ऑर्डर को बोलेंगे 1200 से 1210, इसके बीच क्या हो सकता है, वो मेल्ट हो सकता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पॉइंट हमने देखा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। और एन आइसोट्रोपिक का मतलब हमने जाना कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के बाद जो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं उसे हम एनाइसोट्रोपिक नेचर बोलते हैं। और आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर जो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं उसे हम एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था आपका सॉलिड स्टेट का और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि स्पेस, लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल तक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए। धन्यवाद, गुड बाय।